लास्ट क्लास में परसों हमने क्या पढ़ा था? डेंसिटी खत्म हो गई, फिर डेंसिटी स्टार्ट की थी। ठीक है, यानी हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, डेंसिटी, घनत्व। और मैंने आपसे कहा था कि डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इसलिए क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि इसमें से क्या है, न्यूमेरिकल आए। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी कहेंगे किसको? तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब तो होता है भार बटा आयतन। जब किसी भी वस्तु के भार में उसी वस्तु के आयतन का भाग देते हैं तो क्या निकलता है, उसका डेंसिटी। परिभाषा के तौर पर हम यूं कह सकते हैं, जैसे मृदा का घनत्व ज्ञात करना है तो मृदा के भार तथा आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं, घनत्व। बहुत आसान सी चीज है। पर आज से एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, जब भी हमको घनत्व दिखेगा ना, हम आंख बंद करके क्या कहेंगे, भार बटा आयतन को घनत्व बोलते हैं। ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो इस चीज को लेके? दूसरी बात, शायद मैंने पहले भी आपको लिखवा रखा है पर फिर बता देता हूँ कि जैसे भार की बात करें तो भार को ग्राम में मापते हैं, मेगाग्राम में मापते हैं, या और भी बहुत सारी अलग अलग इकाइयां होती है। पर फिलहाल हम कितने की बात करें, दो की बात करें, ग्राम और मेगाग्राम की। और लास्ट क्लास में मेगाग्राम क्या होता है मैंने आपको समझाया भी था। समझाया था क्या? समझाया था या नहीं? 1 मेगाग्राम इज इक्वल टू, 1 मेगाग्राम कितने के बराबर होता है? हाँ जी, एक एक टन में कितने ग्राम होते हैं? हाँ जी, एक टन में कितने ग्राम होते हैं? 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख। और मैंने आयतन का भी आपको बताया था कि इसको सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में हम मापते हैं, तो कोई दिक्कत हुई नहीं यहाँ पे। जैसे ही घनत्व की इकाई की बात आई तो हमने कहा घनत्व की इकाई होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या हो जाती है मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। ये पढ़ा दिया था। फिर मैंने कहा था घनत्व दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थूल घनत्व। कौन सा होता है? स्थूल घनत्व। और दूसरा मैंने कहा था दूसरे नंबर पर आ जाता है जिसको बोलते हैं कण घनत्व। क्या बोलते हैं? यहाँ तक की बातें हमने पढ़ ली थी, अब पढ़ना इससे आगे। हेडिंग डालते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कण घनत्व की। किसकी बात करते हैं? इंग्लिश में इसी कण घनत्व को बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। क्या बोलते हैं? पार्टिकल डेंसिटी हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। और शॉर्ट में ध्यान रखना, इसकी जगह शब्द यूज होगा पीडी। क्या शब्द यूज होगा? पीडी यूज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं घनत्व है, इसका मतलब इतना तो कंफर्म है कि भार में आयतन का भाग देना है। क्या करना है? भार में आयतन का भाग देना है। लेकिन भार किसका लेना है और आयतन किसका लेना है, ये सबसे बड़ी बात है कि हमें डिसाइड क्या करनी है। तो यहाँ हमें केवल ठोस कणों का ही तो भार लेना है और ठोस कणों का ही क्या लेना है, आयतन। क्योंकि साफ साफ यहाँ क्या लिखा हुआ है, कण लिखा हुआ है। तो हम साफ साफ कह देंगे कि ठोस कणों का भार बटा ठोस कणों का आयतन, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घनत्व। यानी इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, सीधे तौर पर हम ये कहेंगे ठोस कणों का भार बटा ठोस कणों का यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये मिट्टी के कण हैं और मिट्टी के कणों के बीच बीच में खाली जगह तो होती ही है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर स्पेस। क्या बोलते हैं? इस पोर स्पेस को हमने काउंट नहीं किया है कण घनत्व में। किसको काउंट नहीं किया है? पोर स्पेस जो होता है उसको हमने शामिल ही नहीं किया है, उसको हमने बाहर निकाल दिया है। यानी हमें केवल ठोस कणों से मतलब है, बीच में खाली जगह है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके नाम में ही कण लिखा हुआ। तो हमें किससे मतलब है? सिर्फ कणों से मतलब है। परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखोगे? परिभाषा में लिखेंगे ठोस कणों के भार तथा उनके आयतन को, या फिर कह देंगे ठोस कणों के भार तथा ठोस कणों के आयतन के अनुपात को कण घनत्व कहते हैं। इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं। फिर अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि सामान्य मृदा का ठोस घनत्व कितना होता है, या
सामान्य मृदा की पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है? सामान्य मृदा की पार्टिकल डेंसिटी, या यूं कहेंगे कण घनत्व कितना होता है। अगर कण घनत्व में कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो यही है कि सामान्य मृदा की पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है। ये होती है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? बहुत आसान से सिर्फ दो क्वेश्चन बताए हैं। कण घनत्व होता क्या है? ठोस कणों का भार बटा ठोस कणों का आयतन। मैंने साफ साफ लिखा है कि इसमें रंध्रावकाश को हम क्या नहीं करते हैं, रंध्रावकाश को शामिल नहीं करते हैं। ये बात मैंने साफ साफ लिख दी है, नहीं करते हैं, ध्यान रख लेना। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा घनत्व है जिसमें पूर्ण स्पेस रंध्रावकाश को नहीं गिना जाता, वो कौन सा है? कण घनत्व है। सामान्य मृदा का कण घनत्व कितना होता है? 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज है। कण घनत्व के मापन की एक विधि है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हो सकता है आपने नाम सुन रखा होगा, पिक्नोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पिक्नोमीटर। क्या बोलते हैं? पिक्नोमीटर। इसी को बोलते हैं आरडी बोतल। क्या बोलते हैं? आरडी का मतलब होता है रिलेटिव, डी का मतलब होता है डेंसिटी, और बोतल का मतलब तो जानते ही हो क्या होता है बोतल? रिलेटिव डेंसिटी बोतल। समझ में आ गई मेरी बात? किसका नाम होता है? पिक्नोमीटर का ही नाम होता है। पिक्नोमीटर एक छोटी सी डिब्बी होती है, या यूं कहे कांच की इस तरह की एक बोतल होती है, ये है पिक्नोमीटर। ये क्या है? पिक्नोमीटर। बस इसी पिक्नोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं? मिट्टी का कण घनत्व निकालते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? इसमें से बस यही क्वेश्चन आता है। पहली बात, कण घनत्व किसको बोलते हैं? दूसरी बात, कण घनत्व की इकाई क्या है? अरे जो घनत्व की इकाई है वही क्या होगी? इसकी इकाई होगी। घनत्व की इकाई क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या मेगा ग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर मान लो एलबी का मतलब होता है पौंड। क्या मतलब होता है? पौंड पर फीट क्यूब हो सकता है, तीसरी यूनिट भी। तो इस तरह से 3 इकाइयां हैं इसकी। कहते क्या है वो बता दिया, किसको शामिल करते हैं वो बता दिया, सामान्य मृदा कितना होता है वो बता दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किससे निकालते हैं ये? तो ये निकालते हैं पिक्नोमीटर से। किससे निकालते हैं? पिक्नोमीटर से। यहाँ तक आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। इसके बाद जैसे मान लो आपको पूछ ले कि पीडी को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पीडी को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको केवल 2 कारक प्रभावित करते हैं। केवल कितने कारक प्रभावित करते हैं? पहला कारक है कि पीडी को प्रभावित करते हैं कार्बनिक पदार्थ। कौन प्रभावित करता है? वैसे मैं बता देता हूँ, पार्टिकल डेंसिटी बदलती नहीं है। मिट्टी की जितनी होती है उतनी निश्चित रहती है, सामान्यतः बदलती नहीं है, लेकिन बदल सकती है। ये भी बात सही है, बदलती नहीं है। जितनी बात सही है उससे ज्यादा ये सही है कि बदल सकती है हम चाहें तो। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बदल सकती है? एक तो बदल सकते हैं कार्बनिक पदार्थ, और एक बदल सकते हैं खनिज पदार्थ। कौन बदल सकते हैं? खनिज पदार्थ। कौन बदल सकते हैं? खनिज पदार्थ। यदि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाए, किसकी मात्रा बढ़ जाए? कार्बनिक पदार्थों की, तो इसका मतलब है उस मिट्टी के अंदर जो पार्टिकल डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ा दें हम तो उसका कण घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला कारक हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ये क्वेश्चन पूछा था AARO के एग्जाम में। किसमें पूछा था? AARO 2018 में जो एग्जाम हुआ था ना, जिसका अभी अभी रिजल्ट आया था 5-10 दिन पहले, उसमें पूछा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने पर कण घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं आएगा? तो क्या हो जाता है? घट जाता है। इसी तरीके से खनिजों की बात कर लेते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होते हैं भारी खनिज। कौन से होते हैं? कौन से खनिज होते हैं? और एक होते हैं हल्के खनिज। कौन से खनिज होते हैं? जैसे मिट्टियां भी 2 प्रकार की होती है, भारी मिट्टी और हल्की मिट्टी। होती है कि नहीं होती है? होती है क्या 2 मिट्टी?
मिट्टियां भी दो प्रकार की होती है भू परिष्करण के आधार पर, भारी और हल्की होती है, होती है। तो भारी मिट्टी किसको बोलते हैं? हाँ जी, पढ़ाया हुआ तो है क्या, या मुझे किसी दूसरे पेज का याद आ रहा है? कई बार होता है 4-5 पेज में पढ़ाते हैं, किसी में पढ़ा देते तो दूसरे का भी लगता है हाँ हाँ पढ़ा दिया, आगे चलो आगे चलो। तो मुझे ऐसे ही याद आ रहा है कि पढ़ा रखा है। ऐसे कहा था क्या, भू परिष्करण के आधार पर मिट्टियां दो प्रकार की होती है, हल्की और भारी। सामान्य मृदा स्टार्ट किया था तब ये बात पढ़ाई होगी, नहीं पढ़ाई? नहीं पढ़ाई। मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, किसके आधार पर? भू परिष्करण के आधार पर। किसके आधार पर? भू परिष्करण के आधार पर। और भू परिष्करण को इंग्लिश में बोलते हैं टिलेज। क्या बोलते हैं? टिलेज बोलते हैं। ठीक है मेरी बात? तो मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है भारी मृदा, कौन सी मृदा होती है? और एक दूसरे नंबर पे आती है जिसको बोलते हैं हल्की मृदा, कौन सी मृदा होती है? दिखने में आपको लग रहा होगा कि हैवी का मतलब ऐसी मिट्टी जिसका वेट ज्यादा हो, भार ज्यादा हो, उसको तो क्या बोल देंगे? भारी। सही बात है ना? लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। यहाँ हल्की भारी का मतलब भार से नहीं है। भार अगर हम लेंगे भी तो याद रखना हल्की मिट्टी का भार ज्यादा होता है और भारी का भार कम होता है। तो फिर क्या फर्क है? फर्क ये है कि ऐसी मिट्टी जिसमें हल चलाएं और आसानी से चल जाए उसको तो बोलते हैं हल्की मिट्टी। क्या बोलते हैं? और जिसमें हल चलाएं और जोर आए उसको क्या बोलते हैं? यानी इसकी बहुत आसान डेफिनेशन है, यही है कि जिसमें भू परिष्करण आसानी से होता हो उसको बोलते हैं हल्की मिट्टी। और जिसमें भू परिष्करण में ज्यादा आपको ड्राफ्ट पावर चाहिए, खींचने के लिए ज्यादा पावर चाहिए, उसको बोलते हैं भारी मिट्टी। समझ में आ गई मेरी बात? तो पहली बात, जिसमें टिलेज क्या होता हो? आसानी से नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भारी मृदा। क्या बोलते हैं? और जिसमें टिलेज आसानी से हो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? उसको बोलते हैं हल्की मृदा। क्या बोलते हैं? अब समझना इस चीज को। भारी मृदा के उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा? क्या होगी? अरे भारी मृदा का उदाहरण क्या होगा? काली मृदा। कौन सी मृदा होगी? और अगर हल्की के उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा? बहुत बढ़िया, बालू मृदा। कौन सी मृदा होगी? बालू मृदा। या चाहो तो लिख दो जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा लिख दो। ये दोनों हल्की है और जो काली मिट्टी है वो भारी है। काली मिट्टी में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर को बहुत जोर आता है कि नहीं आता है? डेले के डेले बनते हैं, जब वहां जुताई करते हैं तो ज्यादा ड्राफ्ट पावर चाहिए होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूंगफली के लिए उपयुक्त कौन सी रहती है? कौन सी रहती है? याद रखना, हल्की मिट्टी तो मूंगफली के लिए, तंबाकू के लिए। किसके लिए? तंबाकू के लिए। कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है? हल्की। और भारी किसके लिए उपयुक्त रहती है? कपास के लिए। किसके लिए? धान के लिए, गन्ने के लिए। इन तीनों फसलों के लिए उपयुक्त कौन रहता है? भारी। और हल्की किसके लिए उपयुक्त है? मूंगफली, तंबाकू, आलू। आलू के लिए भी उपयुक्त रहती है। जेट में भी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, मूंगफली के लिए उपयुक्त मृदा होती है हल्की मृदा। कौन सी होती है? समझ में आ जाएगी बात मेरी? पक्का? तो जैसे हल्की भारी मिट्टियां होती है वैसे हल्के भारी खनिज भी होते हैं। आपको पढ़ाऊंगा भी हल्के भारी खनिज क्या होते हैं, पर बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। भारी खनिज का मतलब होता है ऐसे खनिज जिनका विशिष्ट घनत्व है। कौन सा घनत्व है? कण घनत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही स्थूल घनत्व की बात कर रहा हूँ, ना ही घनत्व की बात कर रहा हूँ, विशिष्ट घनत्व की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? यानी ऐसे खनिज जिनका विशिष्ट घनत्व, याद रखना, जिनका विशिष्ट घनत्व 2.85 से ज्यादा होता है उन खनिजों को क्या बोलते हैं? और जिनका विशिष्ट घनत्व 2.85 से कम होता है उनको क्या बोलते हैं? हल्के खनिज। क्या बोलते हैं?
यानी कि अगर सीधे सी बात करें तो मिट्टी में भारी खनिजों की मात्रा यदि मान लो बढ़े, क्या हो, तो सीधी सी बात है उस मृदा का कण घनत्व भी बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि किसी मिट्टी के अंदर हल्के खनिजों की मात्रा बढ़ती है तो उसका कण घनत्व क्या होगा, उसका कण घनत्व भी घट जाएगा। हो सकता है इतनी डीप की बात आपको नहीं पूछे, लेकिन ये बात आप ध्यान रखना, ये आपको पूछी जा सकती है। ये बात बहुत डीप की होगी, आपको नहीं पूछेगा, पर ध्यान रखना। भारी खनिज बढ़े तो कण घनत्व बढ़ जाएगा, हल्के खनिज बढ़े तो कण घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सही बात है मेरी। और कार्बनिक पदार्थों से तो क्या होता है, केवल घटता है। इस तरह से आपके समाप्त हो गया है घनत्व। क्या समाप्त हो गया है, कण घनत्व। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाता है स्थूल घनत्व। कौन सा घनत्व आ जाता है, स्थूल घनत्व। इसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी। क्या बोलते हैं, बल्क डेंसिटी। शॉर्ट में क्या बोल देंगे, बीडी। क्या बोल देंगे। और इसी का दूसरा नाम था आभासी घनत्व। क्या नाम था, क्या नाम था इसी का दूसरा, आभासी घनत्व भी इसी को कहा था। हमने कहा था नहीं कहा था सर। इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भार बटा आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना भार और आयतन किसका होगा, भार और आयतन दोनों की बात कर रहे हैं। मृदा कणों व रंध्रावकाश दोनों का। समझ में आ गई मेरी बात। यानी मिट्टी का कणों का भी और उसमें जो वायु है दोनों का ही तो भार लेना है, दोनों का ही क्या लेना है, आयतन लेना है। अगर उसके भार में आयतन का भाग देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, स्थूल घनत्व। यानी इसमें काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सा घनत्व है जिसमें मृदा वायु को शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखना, मृदा वायु को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ध्यान रखना, शामिल किसमें किया जाता है, स्थूल घनत्व में शामिल किया जाता है। रख लोगे कि नहीं याद है, रख लोगे याद, पक्का, ठीक है। यानी ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया भार बटा आयतन। फॉर्मूला तो वहां पे भी यही था, भार बटा आयतन, बस फर्क कितना था, ठोस कणों का भार, ठोस कणों का आयतन। यहाँ कण नहीं है, स्थूल है, तो याद रखना मिट्टी के अंदर जो कण है उनका भी और वायु दोनों को हम सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक। इसके मापन के लिए जो विधि काम में लेते हैं उस विधि का काम नाम है कोर सैंपलर विधि। क्या नाम है, कोर सैंपलर विधि। क्या नाम है उसका, कोर सैंपलर विधि उसका नाम है। समझ में आ गई मेरी बात। क्या नाम है विधि का, कोर सैंपलर विधि। वहां पर क्या नाम था, पिक्नोमीटर। क्या नाम था, पिक्नोमीटर। अब बात करते हैं कि सर सामान्य मृदा का ये होता कितनी है, बल्क डेंसिटी कितनी होती है सामान्य मृदा की। तो देखो पहली चीज तो ये कि सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है, याद रखना 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उधर 2.65 था, उसका बिल्कुल आधा होता है। बिल्कुल क्या होता है, याद रखना स्थूल घनत्व का बिल्कुल डबल रहता है कण घनत्व। बिल्कुल क्या रहता है, डबल। क्लियरली दिख रहा होगा 1.33 उधर का 2.65। फिर मान लो आपको कोई यूं पूछे कि ये बात तो समझ में आ गई, अब तुम एक बात बताओ कि जो काली मिट्टी होती है या जो मृतिका होती है या जिसको हम बोलते हैं क्ले सोइल, क्या बोलते हैं, क्ले सोइल का बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व कितना होता है, तो उसका होता है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको यूं पूछ ले कि ये भी ठीक है, चलो बताओ बालू मिट्टी का कितना होता है। तो बालू मृदा का की जो बल्क डेंसिटी होती है वो होती है 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको यूं पूछ रहे कि ये भी सही है, तो आप लोमी का बता दो। किसका बता दो, तो लोमी मृदा का ध्यान रखना इन दोनों के बीच में कर दो। लोमी मृदा की विधि कितनी होगी, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में कितना आता है, हाँ जी, अरे 1.7 में से 1.1 बिठा दो, कितना बच गया, 0.6। कितना बच गया, 0.6 को डिवाइड कर दिया 3 से तो कितना बच आया, 0.6 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आया, 0.3। 0.3 को 1.1 में जोड़ा तो कितना आया, 0.4। यही आता है ना। इन दोनों के बीच में आएगा 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही बात है कि सर सीधे ही बोल देते कि 1.4 आएगा है।
इसमें से ये घटाओ, उसमें से वो घटाओ, हमारा दिमाग घट जाएगा ऐसे करते करते तो ऐसा हो गया क्या? कोई बात नहीं, ध्यान रखना लोमी का ये रहता है, लोमी का क्या रहता है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, और बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि आपको लगता है रंध्रावकाश और बल्क डेंसिटी में कोई संबंध है? सबसे ज्यादा रंध्रावकाश किसमें होता है? किसमें होता है? बालू में। अरे वाह रे मेरे रसगुल्लो, वाह, तुम वाकई बहुत होशियार हो यार। तुम्हारी होशियारी के चर्चे में हर जगह करता हूँ आजकल, पता है तुमको। मैंने आपको पूछा क्या है वो बता दे रहा हूँ वापस से। क्वेश्चन मेरा ये था कि मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा रंध्रावकाश, सबसे ज्यादा रंध्रावकाश सबसे अधिक रंध्रावकाश जो होता है वो किसमें होता है? किसमें होता है? किसमें होता है? सोच लेना एक बार और, पक्का। तुम बोलते जाओ, मैं लिखती जाता हूँ कले में। इसके बाद किसमें होता है? इसके बाद किसमें होता है? हाँ जी, लोमी सॉइल में। फिर उसके बाद में सैंड में। उसके बाद में अब खत्म हो गई, चलती दौड़ी जाएगी। यानी सबसे ज्यादा होता है क्ले में। क्ले के बाद अगर हम बात करें तो हो जाता है लोमी में। किसमें हो जाता है? उसके बाद में आ जाता है सैंडी सॉइल में। किसमें होता है? सैंडी सॉइल में। समझ में आ गई मेरी बात? मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सबसे ज्यादा रंध्रावकाश की। किसकी बात कर रहा हूँ? रंध्रावकाश। मान लो आपसे यूं पूछ ले कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या पूछ ले? पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे अधिक किसका होता है? किसका होता है? किसका होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जानते हो क्या होता है? क्या होता है? मृदा का ऊपरी भाग, उसको तो मृदा सतह बोलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी भी कण की चारों तरफ की बाहरी सतह। जैसे मान लो ये एक कण है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया इसकी चारों तरफ की जो सतह होती है वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है इसका? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका होता है? बालू का। सर बालू बड़ी होती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी ऐसे नहीं नापा जाता है कि आपने एक कण बालू का ले लिया, एक आपने क्ले का ले लिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाता है कि आपने 1 ग्राम बालू ले ली और 1 ग्राम आपने सैंड ले ली, फिर दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाता है, वॉल्यूम या वेट लेकर देखा जाता है। तो आपके हिसाब से बालू का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? देखो ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आकार के साथ एक संबंध होता है। किसके साथ संबंध होता है? यानी पृष्ठीय क्षेत्र, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का संबंध होता है प्रोपोर्शनल टू का आकार के साथ। किसके साथ होता है? इस बात का मतलब समझते हो क्या तुम जो मैंने लिखी है अभी? क्या मतलब है इसका? हाँ जी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन। रिलेशन क्या आता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का होता है आकार के साथ। हाँ, इस बात का मतलब समझते हो तुम लोग? क्या मतलब है इस बात का? यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा जब आकार घटेगा, यही मतलब है ना? इस बात का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे का उल्टा चलेंगे। कैसा चलेंगे? एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, और एक घटेगा दूसरा क्या हो जाएगा। यानी जब जब कणों का आकार घटता जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता जाएगा? क्या हो जाएगा? समझ में आ गई मेरी बात? यानी जिसका आकार जितना छोटा पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा, उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात आपको पता है? नहीं पता है तो ऐसे समझ लो, जैसे ये एक कण है, ठीक है, इस कण का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसके चारों तरफ, यही है ना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके आपने कर दिए 4 टुकड़े। कितने टुकड़े कर दिए? इसके 4 कण बन गए। इस तरह से देखो, दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से इसके 4 टुकड़े हो गए, चारों टुकड़े आपको दिख रहे हैं। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल ये था, और अब आप देख रहे होंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना इसका निकला, इतना इसका निकला, इतना इसका निकला, इतना इसका निकला, और टुकड़े कर दो और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बढ़ता है नहीं? यानी जितना आकार छोटा पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही। समझ में आ गई बात अब? पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी इसका मतलब ये हो गया सबसे ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी किसका होता है?
क्ले का होता है, किसका होता है, उसके बाद में किसका होता है, सिल्ट का, और सबसे कम किसका होता है, सैंड का सबसे कम होता है। ठीक है मेरी बात। उसी तरह से मान लो आपको कोई ये पूछ ले कि रंध्रों की संख्या का बताओ आप, तो कि रंध्रों की संख्या सबसे ज्यादा किस मिट्टी में होती है। यहाँ तो पूछा था रंध्रावकाश, यहाँ पूछ रहे रंध्रों की संख्या किस मिट्टी में ज्यादा होती है, किसमें होती है, क्ले में। किसमें होती है, क्ले में। और उसके बाद में किसमें होती है, और इसके बाद में किसमें होती है, सैंड में। समझ में आ गई मेरी बात। अब रंध्र भी तो होते हैं छोटे और बड़े, होते हैं होते नहीं। तो छोटे वाले रंध्र तो आपको पता है क्ले में होंगे, लेकिन बड़े रंध्र पूछ ले तो किसमें है, फिर बालू में आ जाएंगे। बड़े रंध्रों की संख्या किसमें ज्यादा होती है, बालू में। सबसे कम किसमें होती है, कले के अंदर होती है। ये बात याद रख लोगे, पक्का। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी हम एक चीज समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा रंध्रावकाश जो होता है वो किसमें होता है, किसमें होता है, क्ले में। और हमारे एक बात समझ में आ गई कि सर क्ले के अंदर पोरोसिटी सबसे क्या है, सबसे क्या है, और रंध्रावकाश सबसे कम किसमें था, किसमें था, और बालू की पोरोसिटी सबसे क्या है। यानी कि सर पोरोसिटी के अंदर, या यूं कहें रंध्रावकाश में और घनत्व में भी कोई संबंध तो बन रहा है। और वो संबंध याद रखना, जो बल्क डेंसिटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है पोरोसिटी के या रंध्रावकाश के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, रंध्रावकाश के। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी किसी भी मिट्टी में जितनी हवा की मात्रा बढ़ेगी उसका स्थूल घनत्व क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और किसी मिट्टी में जितनी रंध्रावकाश कम होगा उसका बल्क डेंसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि बालू मिट्टी में हवा कम थी इसीलिए 1.7 है, और यहाँ क्ले के अंदर पोरोसिटी सबसे ज्यादा थी इसीलिए यहाँ 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर सबसे कम स्थूल घनत्व है। क्लियर है ये चीज आपको, दोनों का संबंध समझ में आ गया कि नहीं आया। यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टा चलते हैं, पोर स्पेस और जो बल्क डेंसिटी होती है एक दूसरे के उल्टा चलेगी, हमेशा ध्यान रखना। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, आगे चल लूं क्या। अरे ये बहुत काम की बात है, अभी आगे देखना इससे कितने सारे काम बनेंगे आप लोगों के, बहुत सारे काम होंगे इससे। बस ये समझ में आ जाए इतना बता दो, आ गया समझ में। हाँ जी, एक बार और बता दें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि काली मिट्टी या क्ले मिट्टी के अंदर जो रंध्रावकाश होता है वो होता है 50 से 60%। कितना होता है, और बालू मिट्टी के अंदर यही पहुंच जाता है 30% के आसपास। कितने परसेंट के आसपास, या यूं कह सकते हैं 30 से 40% के पास पहुंच जाता है। और लोमी मिट्टी में इसी की मात्रा रहती है 40 से 50% के आसपास, या कहें तो 45 से 50। कितना रहता है, 45 से 50। यानी जिसके अंदर रंध्रावकाश सबसे ज्यादा, स्थूल घनत्व सबसे, जिसमें रंध्रावकाश सबसे कम उसमें स्थूल घनत्व सबसे। यानी एक दूसरे के ये क्या है, उल्टे हैं। बल्क डेंसिटी बढ़ेगी तो रंध्रावकाश, रंध्रावकाश बढ़ेगा तो बल्क डेंसिटी। बस समझ में आ गई बात, अब इतनी सी की बात है। ये भी ध्यान रखना, पूछ लेता है बालू मिट्टी में रंध्रावकाश कितना होता है या क्ले के अंदर कितना होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इसका ध्यान रखना, आप रख लोगे। अच्छा मुझे बताओ, दोनों प्रकार के घनत्व में कृषि के लिए महत्वपूर्ण घनत्व कौन सा है, कौन सा है, क्यों है स्थूल घनत्व। कृषि के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि खेती करने के लिए हवा चाहिए कि नहीं मिट्टी में, तो फिर कण घनत्व जो है वो किसके लिए जरूरी है। तो याद रखना स्थूल घनत्व कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और कण घनत्व इंजीनियरिंग वालों के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे इंजीनियरिंग वाले जो होते हैं ये पुल बनाना है, इनको घर बनाना है, बांध बनाना है, तो ये जब रोड बनाएंगे तो रोड के टाइम पर मोटी को जो मिट्टी होती है उसको बुरबुरी पॉली करेंगे या उसको एकदम कॉम्पैक्ट करेंगे। अरे आपको देखा है रोड बनाते हुए, देखा रोलर लाते हैं उसको अच्छे से जमाते हैं, जमाते हैं कि नहीं जमाते हैं।
यानी वो उसमें जो हवा होती है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो उसका इंपॉर्टेंस वहां है जहां आपको चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट करना है, बहुत ज्यादा कठोर करना है। और हमारे लिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, या हमारे लिए स्थूल घनत्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि के लिए मिट्टी में वायु होना जरूरी है। और जितनी ज्यादा मिट्टी में वायु होगी उतनी ही क्या होगी हमारे लिए अच्छी है, उतनी ही क्या होगी हमारे लिए अच्छी है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये हो गया आपका क्या हो गया, स्थूल घनत्व। क्या हो गया, स्थूल घनत्व। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा बात करें तो स्थूल घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे ये कारक लिखवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्योंकि ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं है, समझने वाले हैं। जैसे पहला कारक है, मान लेते हैं पहला कारक है रंध्रावकाश। क्या है पहला कारक, यानी मान लो रंध्रावकाश बढ़ने पर स्थूल घनत्व क्या होगा, क्या होगा, पक्का घटेगा ना। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब आपको यूं पूछ ले कि मान लो आपने टिलेज किया है, भू परिष्करण किया है, क्या किया है, तो क्या इसका कोई प्रभाव आएगा क्या बल्क डेंसिटी के ऊपर, आएगा क्या, क्या आएगा, स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव आएगा भू परिष्करण का। आपने खेत में हल चलाया तो इसका स्थूल घनत्व पर कोई प्रभाव आएगा क्या, क्या आएगा, क्या होगा, ऐसे ही कम, यह कोई कारण है ठोस। देखो आप जब भी टिलेज करोगे तो टिलेज करने से मिट्टी के अंदर पोरोसिटी बढ़ेगी, रंध्रावकाश बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, और जहां पोरोसिटी बढ़ती है वहां बीडी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है। समझ में आ गया कारण आपको। तीसरे कारण की बात करते हैं। मान लो मिट्टी में आपने डाल दिए कार्बनिक पदार्थ, क्या डाल दिए। अब मुझे बताओ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मृदा की संरचना पर कोई इफेक्ट डालते हैं क्या, डालते हैं क्या, मृदा संरचना को कार्बनिक पदार्थ प्रभावित करते हैं क्या, नहीं करते। मैंने प्रबंधन पढ़ाया था मृदा संरचना का, याद है परसों मैंने कहा था मृदा संरचना का प्रबंधन, और फिर मैंने कहा था कार्बनिक पदार्थ डालने पर ह्यूमस बनता है जो कणों को अच्छे से चिपकाता है, मृदा संरचना में सुधार होता है, पढ़ाया था। सुधार का मतलब क्या होता है, सुधार का मतलब यही होता है कि मृदा बन जाएगी क्रमवी, कौन सी बन जाएगी संरचना, और क्रमवी में पोर स्पेस ज्यादा था कम था, ज्यादा था ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ डालेंगे तो मिट्टी की संरचना में सुधार होगा। मिट्टी की संरचना में सुधार का एक ही मतलब होता है कि उसमें रंध्रावकाश बढ़ेगा। क्या मतलब होता है, यानी कार्बनिक पदार्थ डालने पर रंध्रावकाश बढ़ता है और उस वजह से बीडी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, कम। सर सब में ही कम हो रही है, इसका मतलब तो हम एक ही बात याद रख लेते हैं, कुछ भी पूछे बीडी क्या होगी, कम। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको यूं पूछ ले, चावल के खेत में करते हैं पडलिंग, क्या करते हैं, तो पडलिंग करने पर बीडी के ऊपर क्या प्रभाव आएगा। हाँ सर अब तक गठाने का बता रहे हो तो अब तो पता है बढ़ेगी बढ़ेगी। सही बात है ना, आपने कहा कि गठारे गठारे अब की बार बढ़ा देते हैं, तो हमने भी समझ लिया कि सर अब तो बढ़ा हो गई। अरे पडलिंग करने से मिट्टी कठोर होती है, लूज होती है, क्या होती है, कठोर। और कठोर होने का मतलब उसमें वायु की मात्रा क्या हो गई, रंध्रावकाश कम होगा तो बीडी क्या हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, आसान है कि नहीं, अरे है कि नहीं आसान, बिल्कुल आसान है ना। बस ये बातें माइंड में सेट रखना जरूरी है, रटी रटाई बातें नहीं है, पहले बता देता हूँ। और जरूरी भी नहीं है जो मैं लिखा रहा हूँ उन्हीं बिंदुओं में से आपको पूछ ले। मैं केवल एक भूमिका मात्र बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, भूमिका, समझते हो, एक रूपरेखा बना देना दिमाग में कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा। जैसे मान लो मैंने इतनी बातें लिखवाई और एग्जामिनर का दिमाग ज्यादा काम कर दिया और उसने लिख दिया कि अगर खेत में पाटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो पाटा लगाने पर स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। और सर ये तो आपने लिखा ही नहीं था, तो इसमें हाँ जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सर पाटा लगाने पर मिट्टी दबती है, दबने का मतलब हवा बाहर आई है, हवा कम हो इसका मतलब बीडी क्या हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ये लो बीडी को बढ़ा दिया। जैसे आप लोगों ने अभी दिमाग लगाया ना, वैसे ही दिमाग लगाना है कि करने से हो क्या रहा है, मिट्टी में वायु बढ़ रही है घट रही है, इतना सा बात आपको पता करनी है। समझ में आ गया, अगर आपने ये पता कर लिया तो मामला इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई आपको एकदम क्लियरली, बहुत बढ़िया। घनत्व हो गया है समाप्त, उतार लो। समझ में आ गया कि नहीं आया अच्छे से।
मजा आ गया? उतार लो गणित में। हाँ, अजय सैनी, जय श्री राम, जय श्री श्याम राम, जो भी है बेटा। हाँ जी, आगे कर दें? पक्का? हो ना कि बोतल भर के लाता हूँ तो कोई गारंटी नहीं है कि तू ये कहे कि ठीक है सर, तू ये भी कह सकती है वो का वही चाहिए मुझे तो पानी भी। ऐसा तो नहीं करेगी? अरे मैं समझ गया तेरी बात, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तू लड़ाई नहीं करती, तेरी आवाज ही ऐसी है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि ऐसे करते हैं। कौन कौन डरता है रे इससे? हॉस्टल में कौन कौन डरता है इससे? तुम लोग इससे डरते हो? अच्छी बात है ना ये तो, है? किसी की आवाज मात्र से अगर लोग डर रहे हैं तो ये बुरी बात नहीं है किसी भी लेवल पर, ये बहुत अच्छी बात है वाकई। कल को तू सुपरवाइजर बन जाएगी, तेरा डब्ल्यू कहेगा, क्या नाम है तेरा? हाँ पिंकी, तू सैंपल लेके नहीं आई, अरे सर ले आऊंगी ना, आपको कितने बार बोल दिया है। डब्ल्यू कहेगा नहीं मैं ले आऊंगा तुरंत। तेरा एओ कहेगा कि कल फील्ड में जाने के लिए कहा था कि जो फार्म पॉन्ड बना है नंसू राम जी के, उसका वो विजिट करके आना। तू कहेगी अरे सर करके आ जाऊंगी ना, कितने बार बोलूं मैं, शाम को जाऊंगी मैं। इतने में वो चुपचाप बैठ जाएगा, दोबारा से नहीं बोलेगा, इसका मतलब अच्छी बात है ना ये। और एक यूं बोले नहीं नहीं सर 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 सर, उसमें फिर ज्यादा होशियार बनते हैं। होशियार कैसे बनते हैं कि अरे ये तो डर रही है अपने से। तो अच्छी बात है ना, तेरे से डरेंगे, डब्ल्यू बोलने से पहले 3 बार सोचेगा कि यार बोलूं कि नहीं बोलूं। कहीं ये ऐसे भी बोल सकती है कि जाके लिया लेके आना है, तो ज्यादा कानून मत लगा मेरे पास। हाँ जी। होता है कुछ लोगों का जो टोन होता है ना वो बहुत हाई रहता है, पिच। यानी वो बोलते बहुत, उनको ऐसा लग रहा होता है कि मैं इतना प्यार से बोल रहा हूँ ना कि बस पूछो मत। लेकिन आप लोगों को लगता है कि भाई लट क्यों मार रही है, मैंने क्या ही बिगाड़ा है तेरा। ऐसे डरा करो मत, है ना, आज के बाद कोई डरे तो मुझे बता देना। ऐसे डरने वरने की जरूरत नहीं है, ये प्यार से बोलती है। इससे तो उस दिन डरना जिस दिन ये प्यार से बोले ना कि यार तुझे पता है ये काम बता रहे, तो उस दिन डरना कि आज डरने की जरूरत है। जब तक ये ऐसे बोले तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। आगे कर दूं? नेक्स्ट कर दूं?
आप इस चक्कर में मत रहना कि सर हमारा सिलेबस नहीं हो रहा है। तुम्हारा 50% सिलेबस हो गया है एग्रोनॉमी का। कितना परसेंट? 50%। यूं मान लेना एग्रो सॉइल को मिलाकर बात करें तो सॉइल तो खत्म होने वाली है। सॉइल तो क्या होने वाली है? खत्म, बहुत जल्दी। तो आप ये सोच मत लेना कि सर आप तो 3 ही पेज लिखा। ये अलग बात है कि हो सकता है बहुत सारी जगह आपको ऐसे बड़ी बड़ी नोटबुक भरवाने के लिए मिले, मेरे से नहीं भरवाई जाएगी भाई। मैं तो छोटे से लिखवाऊंगा नोट्स तो। हो सकता है आपने जितने लिख लिए इतने को लिखते लिखते आपका काम खत्म, पूरा सिलेबस ही क्या हो जाएगा? खत्म। क्योंकि अगर बातों को ऐसे छोटा छोटा लिखोगे तो नोट्स छोटे ही बनेंगे, और बातों को बढ़ा के लिखोगे तो नोट्स बड़े बन जाएंगे। नेक्स्ट। उतार लिया ये? कहाँ गया वो? उधर चिल्ला रहा था ना। दम खा दे उसको। उसको तो दम खा सकती है, नहीं दम खा सकती? मरवाओगी सर आप हैं? कुछ बोल देगा तो। तो आगे कर दो नेक्स्ट। अरे करें या नहीं करें? हाँ लिया लिया, मैंने मंगवाई। डाल दो।
हम्म, वो क्या कह रही है देख बच्चियां। कूलर उड़ा देगा है भाई, तेरे को उठाने के लिए भगवान को खुद को आना पड़ेगा नीचे।